हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का एक चैप्टर खत्म कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, तो आव्यूह होता क्या है पहले ये समझते हैं। आव्यूह की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों हमने इसका इजाद किया। देखिए, हमारे पास जब बहुत सारे डेटा हो जाते हैं तो उस डेटा को हम अलग अलग सॉल्व करने के बजाय एक साथ सॉल्व करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उन सारे डेटा को हमें किसी एक फॉर्म में रखना पड़ता है, तो उसे जिस फॉर्म में हम एक पास एकत्रित करके रखते हैं उसी को बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स या आव्यूह। ठीक है, ये मैट्रिक्स में हम कई सारे डेटा को एक साथ रखते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एड्स, सॉरी डिवीजन नहीं, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं, उसका इनवर्स निकालते हैं। ये सब सारे प्रोसेस करके हम डेटा को फाइंड का आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम डिनोट करने के लिए ए आई जे एम क्रॉस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें एम जो होता है वो नंबर ऑफ रोज मतलब कि पंक्तियों की संख्या को बताता है, जो एन होता है वो नंबर ऑफ कॉलम स्तंभों की संख्या को बताता है, और जो आई और जे है वो आई की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चेंज होती रहती है, और जे की वैल्यू 1 2 3 4 चेंज होती रहती है। जैसे अगर हमें ये आई होता है वो रो के लिए होता है और जे कॉलम के लिए। ठीक है, जैसे कि हमें अगर रो के लिए लिखना, पहले रो के लिए तो 1 ले लेंगे, दूसरे रो के लिए बात करनी है तो 2 ले लेंगे। ठीक है, और जब कॉलम की बात करें तो जे की वैल्यू 1 लेंगे अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉलम नंबर 1 की बात हो रही है। अगर हम जे की वैल्यू 2 लेंगे तो पता चल जाएगा कि कॉलम नंबर 2 की बात हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स बनाया है। ठीक है, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है ना, ऐसी दो इस ब्रैकेट होता है और उस दोनों ब्रैकेट के बीच में ये वैल्यू सारी लिखी होती है, और नीचे जो होता है यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं कोटि, और वैसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये सारे इसके 1 2 3 4 1 0 ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, इसके अवयव हिंदी में बोलते हैं अवयव, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना, और उसके बाद जो यहाँ पे 2 और 3 होता है, ये 2 बताता है हमें कितने इसमें रो है। देखिए रो कैसे पहचानते हैं, सीधी लाइन में। ठीक है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली होती है उसको बोलते हैं हम रो, और जैसे खड़ी लाइन होती है वर्टिकली उसको बोलते हैं हम कॉलम। तो यहाँ सीधी लाइन में देखें तो 1 2। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कितना लिखा हमने 2, इसमें कितने रो गए 2, इसको हम बोलेंगे पहला रो, इसको बोलेंगे दूसरा रो। अब यहाँ देखते हैं खड़ी लाइन कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखा हमने 3, ये क्या हो गया हमारा कॉलम। तो कॉलम कौन सी से C1 C2 और C3। ठीक है, अब इसके बाद हमको अगर कोई बोले कि ये वाला ये वन किस रो और किस कॉलम में है, तो हम देखेंगे पहले कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में किस में आ रहा है, ये R2 में आ रहा है क्या, तो इसका रो हो गया दूसरा रो, और कॉलम कौन सा हो गया C2 में आ रहा है ये, तो दूसरा कॉलम, तो हम कहेंगे क्या ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स का थोड़ा सा व्यू। अब हम देखते हैं कि अच्छा एक और चीज, यहाँ देखिए ये जो कोटि होती है या फिर ऑर्डर होता है, उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें पता चलते हैं। जैसे देखिए 3 इंटू 2 6 होता है, और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमसे कभी कोटि दी जाए और पूछा जाए कि इसका हमको एलिमेंट कितने होंगे या अवयव कितने होंगे ये बताइए मैट्रिक्स के अंदर, तो हम डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या कि ये कितने इसके अंदर अवयव होंगे। ठीक है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का बेसिकली 7 टाइप अभी हम आपको पढ़ाएंगे, आगे और भी मिलेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये सब, पहले अभी हम 7 देखेंगे। जिसमें पहला होता है उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं पंक्ति
आव्यूह, ठीक है। पंक्ति आव्यूह मतलब कि ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक है। या फिर अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3। कितने रोज है इसमें? केवल एक, R1। कॉलम कितने हैं? 3, C1 C2 C3। तो हमने बोला कि जिस भी मैट्रिक्स में केवल एक रो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है दूसरा, उसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ आव्यूह। तो जैसे रो आव्यूह में, रो मैट्रिक्स में था कि केवल एक रो होगा, वैसे ही स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स में भी केवल एक कॉलम होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस मैट्रिक्स में रो कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, लेकिन कॉलम कितना है? बस एक। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह, ठीक है। हाँ, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम एक समान हो, मतलब जितने रो हो उतने ही कॉलम्स हो। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2। दो रो है और दो ही कॉलम है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर वर्ग आव्यूह हिंदी में बोलते हैं। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो या फिर रो की संख्या कॉलम के बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। चौथा टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, तो आपको पता होगा विकर्ण क्या होता है? ये या फिर ये, ऐसा कुछ विकर्ण होता है। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ये पहली चीज तो एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें रो कॉलम बराबर होते हैं और विकर्ण के सारे एलिमेंट जितने भी अवयव हैं वो सारे ही नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है, और सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? एक रो में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम क्या है? बराबर है। और जब कॉलम इस पे देखिए विकर्ण पे कितना है? 1 और 2। ये क्या है? जीरो नहीं है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट हो क्या है? जीरो है। एक 3 क्रॉस 3 का देख लेते हैं। इसमें देखिए ये कितने का है? 3 क्रॉस 3। एक वर्ग मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल मतलब कि विकर्ण पे केवल नॉन जीरो वैल्यू है, इसके अलावा सारे क्या है? जीरो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे क्या? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आता है पांचवा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश आव्यूह।
अदिश स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह जो होता है वो भी एक विकर्ण आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के एलिमेंट सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखिए विकर्ण के जितने भी अवयव हैं ये दो 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 हो गए, एक ये विकर्ण मैट्रिक्स ही होता है जिसके विकर्ण के अवयव बराबर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक। ठीक है, तत्समक आव्यूह। ठीक है, पांचवा नहीं, ये छठवा होगा, सॉरी ये छठवा है, तत्समक आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह का मतलब ये होता है कि इसके जो वो भी एक विकर्ण आव्यूह ही होता है, लेकिन विकर्ण का जो अवयव होता है वो केवल क्या हो जाता है, एक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक। ठीक है, अच्छा ये बराबर होता है एक के। अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ना लिखें तो हम इसको केवल वन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसको डिनोट हम आई से करते हैं, किससे करते हैं, आई से। ठीक है, अब आते हैं सातवां, इसे बोलते हैं हम जीरो और नल, दोनों बोलते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का मतलब जिसके सारे ही एलिमेंट, सारे ही अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य हो। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये सारे जब अवयव शून्य होते हैं तो उसको बोलते हैं हम शून्य आव्यूह। ये जीरो के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये हो गए सारे पार्ट्स। अब आते हैं दो आव्यूहों को की समानता देख लेते हैं कि कब दो आव्यूह बराबर हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली कि दो आव्यूहों की ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। मतलब एक अगर दो गुणे दो का है तो दूसरा भी कितने का होना चाहिए, दो गुणे दो का। अगर एक दो गुणे तीन का है तो दूसरा भी दो गुणे तीन का होना चाहिए। मतलब जितना ऑर्डर इसका है, कोटि जितनी इसकी है उतनी ही कोटि इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा ए बी सी डी। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स लिखा के एल एम एन। ठीक है ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकते हैं जब ये कितने का, 2x2 का है, तो ये भी कितने का हो, 2x2 का हो। ए जो है वो के क्या हो, बराबर हो, बी एल के बराबर हो, सी एम के बराबर हो, और डी एन के बराबर हो, तभी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर कहलाएंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि ये पहले रो पहले कॉलम का है तो इसका भी पहला रो पहला कॉलम, ये पहले रो दूसरे कॉलम का है तो ये पहले रो दूसरे कॉलम वाला इसमें कर लेंगे। ठीक है, इसका ये दूसरे रो पहले कॉलम का है तो इसका भी दूसरे रो पहले कॉलम का। तो कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, कि अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए और इसके ऑर्डर भी बराबर होनी
चाहिए। ठीक है, अब एक चीज क्वेश्चन इस पे आते हैं कि बराबर दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं ऐसे, मान लीजिए x प्लस वाई 2 3 5, ये मैट्रिक्स बराबर है 1 2 5 1 के। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा हमें और कहा जाएगा कि आप x और y की वैल्यू हमको बताइए। यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, केवल y है। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इसमें बराबर करने के लिए, कि इसमें हमको बताना होता है कि x, ये अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो हमको x y की वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, देखिए पहली चीज तो हम देख रहे हैं इसका भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर तो बराबर है, तो इसके एलिमेंट भी बराबर होंगे अगर बराबर कहा जा रहा है तो। करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका क्या है, x प्लस वाई, और इसका क्या है 1, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। दूसरा y जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के, और यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या है 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, अब इस कंडीशन में y की वैल्यू 2 है तो इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो -2 बराबर -1, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। इस तरीके से क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो इस जितना टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है, इस टॉपिक पे आप पहला वाला जो एक्सरसाइज है 3.1 वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको अब लगाइएगा। मैं कल जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब 3.1 का। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।